हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज से मैं पॉलिटी का एक सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं हर चैप्टर्स के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कभी कभी टाइम काफ़ी कम होता है, एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे होते हैं और आपको समझ में नहीं आता उस कम टाइम में आप कैसे ढेर सारा डिटेल कवर करें। सो आई विल हेल्प यू इन दैट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके जितने भी वीडियोज़ होंगे उसको आप प्लीज़ फॉलो करते रहिएगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो हम देखते हैं दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडियन पॉलिटी में जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम जानते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में एज ट्रेडर्स और वो कन्वर्ट हुए थे इनटू रूलर्स और उन्होंने एक्सपेंशन किया, इंडिया को अपनी टेरिटरी बनाई, रूल किया। तो ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुआ है। उनका ट्रेडर्स से रूलर्स में बदलने का जो प्रोसीजर था वो ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुआ है, वो एक प्रोसेस के तहत हुआ है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, उसने काफ़ी ज़्यादा वॉर्स फाइट किए, जैसे पोर्टुगीज़ के साथ, फ्रेंच के साथ, डच के साथ। उसके बाद उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो वो सब हमें उसकी हिस्ट्री को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखिए, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, इसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप लिया था। आप समझ सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको रेगुलेट और कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, आप देख सकते हैं नाम से ही रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है रेगुलेटिंग द अफेयर्स, द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब देखिए, इसके अंडर बहुत सारे प्रोविजंस थे। अब पहला प्रोविजन ये था दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप देख रहे हैं, इसका पहले जो इसका डेजिग्नेशन था दैट वाज ओनली गवर्नर। अब 1773 के एक्ट के तहत इट बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो एक तरीके से इसको काफ़ी इसकी सुप्रीमेसी को शो करता है ये। ठीक है, पहले वो गवर्नर था, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। आगे हम प्रोविजन में देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब बंगाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, ब्रिटिश इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज होते थे। अब देखिए, प्रेसिडेंसी होता क्या है? प्रेसिडेंसी एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन समझ सकते हैं फॉर द ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है दैट इज़ लखनऊ। तो लखनऊ क्या है? उसका एक हेडक्वार्टर है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जितना भी काम हो रहा है, जितने भी लॉज बन रहे हैं, वो सारा लखनऊ से ही पास हो रहा है। ठीक है, तो लखनऊ क्या है? एक तरीके से हेडक्वार्टर है ऑफ द एंटायर उत्तर प्रदेश। तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए ये 3 प्रेसिडेंसीज थे, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। तो यही इसके हेडक्वार्टर्स थे, यही इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, जहाँ से ये पूरे इंडिया को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कंट्रोल करता था। अब उसमें से भी बंगाल जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बंगाल देखिए, शुरू से ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोविंस है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है। अगर आप देखा जाए सारे प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रेडिंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लाई करता था ब्रिटिशर का यहाँ पे। और बंगाल जो है ना, वो कैपिटल रहा है हमारा 1911 तक। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स आए थे और उन्होंने बंगाल से दिल्ली शिफ्ट किया कैपिटल को, कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट किया था कैपिटल को। तब तक कि बंगाल ही हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था। अब देखिए, दूसरा प्रोविजन इसमें क्या है? गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास केम अंडर द सबॉर्डिनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल। ये देखिए, जीजी यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनकी ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं थोड़ा रिड्यूस करके, और ये आ गए थे अंडर द सबॉर्डिनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब वो उसके अंडर काम करेंगे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, फिर एक एससी इस्टेब्लिश किया था। एससी वो सुप्रीम कोर्ट वो इस्टेब्लिश इन कैलकाटा, जिसके एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे।
तो इन टोटल 4 जजेस थे, और वो जो पहले चीफ जस्टिस थे दैट वाज उनका नाम जो था वो था एलिज़ा इम्फी। उनका नाम था एलिज़े इम्फी। ठीक है, देखिए जो मैं बता रही हूँ, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो प्लीज़ नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का काउंसिल था, एक गवर्निंग बॉडी थी। ठीक है, जो कंपनी के जो एक्टिविटीज़ हुआ करते थे इंडिया में वो रिपोर्ट किया करती थी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पे नहीं है, वो ब्रिटेन में है। तो उसके एक्टिविटीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए बीच में एक बॉडी को रहना ज़रूरी है, जो कि एक इंटरमीडिएटरी बॉडी थी बिटवीन दी EIC एंड दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो भी EIC यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ करती थी वो सबको इन्फॉर्म करती थी टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी जो कि सारे मिलिट्री, रेवेन्यू, सिविल अफेयर्स जितने भी एक्टिविटीज़ होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो जा के वहाँ पे इन्फॉर्म किया करती थी। तो जो सेकंड हमारा आता है दैट इज़ द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, दैट वाज सॉर्ट ऑफ रिमूव्ड इन दिस एक्ट। तो हुआ क्या था कि 1773 का जो एक्ट था उसमें ये बता दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन एनी हाउ वो थोड़ा इन्वॉल्व हो गई। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि कंपनी के जो फंक्शंस थे उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया गया था, एक था पॉलिटिकल और दूसरा था कमर्शियल अफेयर्स। अब एक न्यू बॉडी यहाँ पे फॉर्म हुई थी, ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी दैट विल हैंडल द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पिछले ही एक्ट में हमने देखा था जो फॉर्म हो गई थी। पिछले एक्ट में हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारे अफेयर्स मैनेज कर रही थी, वेदर इट इज़ द पॉलिटिकल अफेयर्स, वेदर इट इज़ कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एवरीथिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म हुआ ताकि उसके बर्डन को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल लुक आफ्टर द पॉलिटिकल अफेयर्स, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कमर्शियल अफेयर्स को देखेगी। अब देखिए यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाली चीज़ ये है कि फ्रॉम दिस एक्ट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर टू बी कंसिडर्ड एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब जब ये पिट्स इंडिया एक्ट से जो भी टेरिटरीज एक्वायर करेगी कंपनी इंडिया में उसको क्या बोला जाएगा, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ओके, तो ये 1784 के सारे प्रोविजन थे। अब देखिए हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें क्या हुआ था कि जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टू ट्रेड इन इंडिया वो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने रिक्वेस्ट करके उसे 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया था। इसका मतलब हमारा जो दूसरा चार्टर एक्ट है वो कब आएगा, 1833 में आएगा। टिल देन EIC ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ इंजॉइंग इट्स पैरामाउंटेंसी इन इंडिया। अब इसमें देखिए 1813 के जो चार्टर एक्ट में हुआ क्या था, यहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी। मिशनरी एक्टिविटीज़ मतलब होता क्या है कि मॉन्ग्स आ रहे हैं, ठीक है, और मॉन्ग्स आके यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं ऑफ वन रिलीजन इनटू क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो करवा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ स्टार्ट हो गया था, और 1813 का एक्ट के अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की गई थी कि एजुकेशन की तरफ एक इनिशिएटिव लिया गया था। यहाँ पे आप देखिए ₹1 लाख वॉज अलॉटेड फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिए स्पेलिंग, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो एजुकेशन के फील्ड में ब्रिटिशर्स ने थोड़ा ध्यान दिया और वहाँ पे एक बजट अलॉट किया, दैट वाज फॉर ₹1 लाख। अब देखिए आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कि जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन उसने 20 साल के लिए और एक्सटेंड करवा लिया था। तो चार्टर एक्ट 1833 आया। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना था फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत,
अब वो पोस्ट कन्वर्ट कर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ऐसे पहले खुशनसीब गवर्नर जनरल थे हमारे विलियम बेनेटिक, और उस टाइम वॉरेन हेस्टिंग थे। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे विलियम बेनेटिक। तो चलिए, अब दूसरा प्रोविजन इसमें यह है कि डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड विद द एंटायर पावर ऑफ द कंट्री। तो अब इसमें था क्या कि गवर्नर जो थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी उनके पास बची हुई थी वो भी पूरी छीन ली गई। अब वो लॉज नहीं बना सकते अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के लिए, और जो एंटायर लेजिस्लेटिव पावर्स, द एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर्स थे वो सारे वेस्ट किए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। मतलब वही सुप्रीम अथॉरिटी थी इन इंडिया। ठीक है, अब जो तीसरा प्रोविजन है वो ये है कि द लॉज मेड इन प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे केम टू बी नोन एज एक्ट्स। तो जो पिछले एक्ट्स में जितने भी लॉज बनाए गए थे उनको हम रेगुलेशंस बोलते हैं, लेकिन इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से अब जो बनेंगे एक्ट्स दैट विल बी नोन एज एक्ट्स। ठीक है, अब चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें यह है कि ट्राई टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन इन केस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इन्होंने सोचा कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए और उनको डी बार ना किया जाए। तो ये इन्होंने इनिशिएटिव ली थी, लेकिन फाइनली एक रेजोल्यूशन जब इस पे पास हुआ था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया था, तो ये पास नहीं हो पाया था। तो अभी भी सिविल सर्विसेज क्लोज्ड फॉर्म में था, ना कि ओपन फॉर्म में। इनिशिएटिव लिया गया था लेकिन वो अपोज कर दिया गया था बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें भी जो 20 साल का जो लाइसेंस मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को टू ट्रेड, वो यहाँ पे अब ख़त्म होने जा रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से 20 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड करवा दिया। तो अब जो दूसरा चार्टर एक्ट हमारा आएगा वो आएगा 1853 में। ओके, तो जो दूसरा चार्टर एक्ट हमारा है वो है 1853 का। अब देखिए, पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि सिविल सर्विसेज को ओपन करने की इनिशिएटिव ली गई थी, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे अपोज कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे सिविल सर्विसेज वाज नाउ फाइनली ओपन फॉर द इंडियंस टू। अब इंडियंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस एग्ज़ाम में, रिक्रूट हो सकते हैं। दूसरा प्रोविज़न ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज सेपरेटेड। तो फर्स्ट टाइम 1853 के चार्टर एक्ट में ये इनिशिएटिव लिया गया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे जो कि ऑल इन ऑल गवर्नर जनरल में ही वेस्ट कर दिए गए थे, इनको सेपरेट किया जाए। जैसे कि अभी हम देखते हैं ना कि पार्लियामेंट जो हमारी है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो हमारी गवर्नमेंट है। तो दोनों अपने अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना कि बर्डन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो गवर्नर जनरल पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ रहा हो, तो उसके लेजिस्लेटिव पावर्स को और एग्जीक्यूटिव पावर्स को सेपरेट कर दिया गया हो। थर्ड में द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल केम टू बी नोन एज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, दैट केम टू बी नोन एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए बाय द लोकल पार्टिसिपेशन। लोकल पार्टिसिपेशन मतलब क्या, जैसे 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो वहाँ के जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपॉइंट किए थे टू दिस पोस्ट। अब देखिए होता क्या है, इन बिटवीन 1857 में हमारा वॉर होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हम हार जाते हैं। लेकिन जो हमारी यूनिटी थी कहीं ना कहीं, ये बोला जाता है कि हिस्ट्री में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम और एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी ज़ोर में थी। मतलब ये देखकर ब्रिटिशर्स डर गए थे। कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा था कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो उनके लिए डेंजर पोज कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो 1857 में जब वॉर हुआ तो उसके बाद 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने कहीं ना कहीं जो अभी तक सिस्टम चल रहा था, मतलब 1853 तक, उस सिस्टम को एक ब्रेक लगाया। ब्रेक क्या लगाया, देखिए पहले क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल ऑफ इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में एक
मिडिल बॉडी थी, एक मिडिल बॉडी थी, दैट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रेगुलेट कर रही थी सारे एक्टिविटीज़ को इन इंडिया। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली अबॉलिश कर दिया गया और वो जो पीपल ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली क्राउन की सुप्रीमेसी के अंडर आ गए, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए थे, ठीक है। अब इसमें गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया गया था बाय अ न्यू पोस्ट नोन एज वाइसरॉय। और जो पहले वाइसरॉय हमारे हुए हैं, हिज नेम वाज लॉर्ड कैनिंग, CANNING, ठीक है। अब इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोलते हैं। उसके बाद इसी एक्ट के अंडर एक न्यू ऑफिस क्रिएट हुआ था ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट, और उसकी काउंसिल थी उसको हेल्प करने के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए, जिसमें 15 मेंबर्स थे, ठीक है। और ये जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे इंडिया में वो इन्फॉर्म करेगी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जो था ना, वो ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओनली, और उसकी जो काउंसिल थी 15 मेंबर्स की, वो उसको एडवाइस करेगी टू रेगुलेट द अफेयर्स इन इंडिया। अब देखिए हमारा आता है एक्ट ऑफ 1861, इसमें बहुत मेजर स्टेप लिया गया था। तो 3 इंडियन मेंबर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वर अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन मेंबर्स का पार्टिसिपेशन होगा एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और ये जो 3 लोग नॉमिनेट किए गए थे, ये कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव, ठीक है। ये 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। अब दूसरा प्रोविजन है, द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर इवेंचुअली ग्रांटेड ऑटोनॉमी विच वॉज स्नैच्ड बाय द एक्ट ऑफ 1833। अब 1833 में हम देखते हैं कि उनकी ऑटोनॉमी पूरी छीन ली जाती है और वो वेस्ट कर दी जाती है इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब उन्हें थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को फाइनली थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई, वो अब लेजिस्लेटिव पावर्स उनको दिए गए थोड़े बहुत। तो ये आप समझ सकते हो एक एक्ट ऑफ 1861 वाज अ गुड एक्ट, ठीक है। थर्ड प्रोविजन है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP एंड पंजाब, ठीक है। तो अब देखिए इसमें थर्ड क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए ये सेकेंड पॉइंट से ही थर्ड पॉइंट निकल रहा है। सेकेंड पॉइंट में है कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास को थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी गई। तो जब अब ऑटोनॉमी आप दोगे, उनको लेजिस्लेटिव पावर्स दोगे, तो होगा क्या कि उनके लिए भी तो एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करने की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म की गई फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम आप समझ रहे, एक कैबिनेट सिस्टम हो गया, डिपार्टमेंटल सिस्टम हो गया। जैसे मान लीजिए कि गवर्नर जनरल है, उसकी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए गए हैं टू हैंडल देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैंडल कर रहा है, होम मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, तो ये सब डिपार्टमेंट्स हो गए। तो उस टाइम से कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया और अलग अलग मेंबर्स को अलॉट किया गया, ठीक है। अब पावर ऑफ वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, वाइसरॉय को इस एक्ट के तहत ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर को दिया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसे इंस्टेंट लॉ बनाना होता है ना, तो उस केस में ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। जैसे हम प्रेसिडेंट को देखते हैं अंडर आर्टिकल 123 वो ऑर्डिनेंस इशू करता है व्हेन दी पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो ये कब इशू होता है, इन केस ऑफ मेकिंग अर्जेंट लॉज, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है हमारा एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या किया गया, मेंबर्स को ऐड किया गया टू बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। जैसे अभी का सिस्टम है ना कि सेंटर में एक गवर्नमेंट है, स्टेट में एक गवर्नमेंट है, तो उस टाइम भी सेंटर में अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेवल पे भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो दोनों में मेंबर्स को ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया, क्योंकि अब ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही थी। तो एक्सपैंड होगी तो ज़्यादा लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए इंक्लूड करना ही पड़ेगा।
अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज गिवन पावर्स टू डिस्कस बजट डिस्कस करने का लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दे दिया गया, विच वॉज अ वेरी मेजर पावर्स इन द हैंड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड पुट क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये पावर्स दिए गए। अब हम देखते हैं मॉले मिंटो एक्ट ऑफ 1909। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें मेंबर्स जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फ्रॉम एग्जिस्टिंग 16 इट वॉज इंक्रीज टू 60, तो मेंबर्स को इंक्रीज किया गया। दूसरा था द राइट टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट। तीसरा था इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड एन इंडियन टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक हमने देखा था 1861 में कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर्स वर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात थी। तो लेजिस्लेटिव में जो एडमिशन हुआ था ऑफ द इंडियन मेंबर्स वो हुआ था 1861 में, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो एंट्री हो रही है इंडियन की वो हो रही है कब से, 1909 से। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले ऐसे इंडियन थे जो इंक्लूड किए गए थे टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो थे सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा। 1909 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम, मतलब एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक मुस्लिम ही वोट कर सकता है। अब अभी के टाइम में हम देखते हैं जब वोटिंग होती है तो वोट देने जो जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्रीड, कलर। लेकिन उस टाइम इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम डाल दिया था, जो कि था फॉर अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ओनली अ मुस्लिम कैन वोट। तो दूसरा हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। इसमें डायरकी का प्रोविज़न लाया गया। अब देखिए डायरकी होता क्या है, जैसे अभी आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो लॉज बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो लॉज बनाता है वो स्टेट बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को ही अधिकार होता है टू मेक द लॉज। तो उस टाइम जो डायरकी थी वो प्रोविंशियल लेवल पे इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, उसमें क्या था कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में स्प्लिट किया गया था, दैट वाज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर्ड जो था वो थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर किए गए थे उसमें, और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स था उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे। जो ट्रांसफर्ड लिस्ट था दैट वाज बीइंग हैंडल्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और जो रिजर्व लिस्ट था दैट वाज टू बी हैंडल्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्रोविजन ऑफ बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मतलब कि 2 हाउसेस जैसे एग्जिस्ट करते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, जैसे राज्यसभा अपर हाउस हो गया, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा होता है। तो बाईकैमरलिज्म का प्रोविज़न यहाँ पे रखा गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो उसको 2 हिस्सों में रिप्लेस किया, 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वो एक्सपैंडेड टू 6 एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस। ठीक है, तो पिछले बार में हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट बस लिमिटेड था ओनली अप टू मुस्लिम्स, लेकिन अब सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सपैंड कर दिया गया है टू 6 एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन। देखिए ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम है ना, ये लड़ाई की जड़ थी। इसने कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये जो हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा जो जातिवाद होता है ना, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन वाज फॉर्म्ड। अब था कि एक न्यू ऑफिस फॉर्म हुआ था ऑफ हाई कमीशन इन लंदन। इसका काम क्या था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारी 1858 के एक्ट के अंडर फॉर्म हुई थी, उसके बर्डन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए एक हाई कमिश्नर का ऑफिस स्टैब्लिश किया गया था इन लंदन। अगला प्रोविजन है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन विच वॉज फॉर्म्ड इन 1926। ओके, तो एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि अभी के टाइम में यूपीएससी है, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1926। ओके, अब देखिए ये याद रखिए आप कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए 1929 में एक कमीशन को आना था, जिसको आप जानते हैं फेमसली नोन एज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1929 में आना था, लेकिन वो 2 साल पहले आ गया था। साइमन कमीशन हैड टू कम इन 1929, लेकिन वो 2 साल पहले आ गया था। प्लस उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। तो इन 2 वजह की वजह से हुआ क्या कि काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। गो बैक साइमन के नारे लगे और उसमें लाला लाजपत राय जी को सर पे
चोट लगी थी जिसके वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन भी एक बहुत बड़ा इशू था, 1927 में आ गया था। 1927 में फॉर्म हो गया था, लेकिन इंडिया 1928 में आया था और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा उसको रिवोल्ट किया गया था उसके अगेंस्ट। ओके, देन एक कम्युनल अवार्ड। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, अगर आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें गांधी जी गए थे लंदन। तो जब वो वापस आए थे, हुआ क्या था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और उसी बीच में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। तो उस टाइम के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया गया था। उसके बाद जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि कम्युनल अवार्ड का सिस्टम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड। तो उसमें क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को डिप्रेस्ड क्लास तक भी एक्सटेंड कर दिया गया था, जिससे कि महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे और उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। धरना पे चले गए थे वो। उसके बाद वो सारा प्रोसीजर करते करते उनको जेल भी हो गई थी। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ऑफ 1935, ये काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम पे बहुत सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इससे अडॉप्ट किए गए हैं। पहला था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। देखिए, ये चीज़ कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए ही नहीं था। अभी आगे हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया था कि ये इलेक्शन से अलूफ रहेंगे और ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करके ये अपनी एक ऑटोनॉमी, स्वायत्ता को मेंटेन करेंगे। ठीक है। दूसरा था अबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंसेस, जो कि हमने देखा था कि 1919 के एक्ट के अंडर डायरकी प्रोविंसेस में लगे हुए थे। अब प्रोविंसेस से हटा के इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था एट दी सेंटर। फिर डिवीजन ऑफ लिस्ट इनटू 3 फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, वही जो अभी के टाइम है चल रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर टू। पहले हमने देखा था मुस्लिम से स्टार्ट होके, दूसरे फिर सिख्स, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, सबको इंक्लूड कर लिया गया था। फिर फाइनली अब सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और लेबर को भी इंक्लूड कर लिया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसी के एक्ट के अंडर था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन 1937। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द प्रोविंसेस एंड जॉइंट कमीशन, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कर लीजिए, कमीशन है ये। ठीक है। तो जॉइंट कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स ऑल्सो। तो पब्लिक सर्विस कमीशन हमने देखा था 1926 में स्टैब्लिश हुई थी एट द सेंटर लेवल, लेकिन अब स्टेट पीसीएस का भी प्रोविज़न ले आया गया था और जो स्टेट्स छोटे हैं उनके लिए 2 को मिला के एक सर्विस कमीशन का स्टैब्लिशमेंट का प्रोविज़न इसके अंडर किया गया था। देन सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। ओके। फिर देखिए आता है हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब देखिए, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। लेकिन इतने ज़्यादा राइट्स होने लगे कि पहले ही उनको इंडिपेंडेंस ग्रांट करना पड़ा। अब यहाँ पे जो आखिरी गवर्नर जनरल आए थे वो थे लॉर्ड माउंटबैटन। उन्होंने माउंटबैटन प्लान लाया था 3 जून 1947 में, जिसके अंडर 2 प्रोविज़न थे। एक थे ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया और दूसरा था डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो पाकिस्तान हमारा निकला है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस एक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस थे। उसमें यह था कि ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियंस होंगे, जो वाइसरॉय की जो ऑफिस थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को ये ग्रांट कर दिया गया था कि वो दोनों डोमिनियन में से किसी एक डोमिनियन को चूज़ कर सकते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया था बाय चॉइस, लेकिन 3 जो थे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। लेटर ऑन उन्होंने ज्वाइन किया, पुलिस एक्शन, असेशन, पोजेशन, इन सब के। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर के ऊपर इशू भी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसने साइन नहीं किया था, लेकिन प्रॉपर साइन हुआ है। तो जम्मू कश्मीर हैज़
हैड साइंड एन अग्रीमेंट टू रिमेन विद इंडिया। ठीक है, फिर इसमें ये भी एक प्रोविज़न था कि ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी जो इंडिया में है वो लैप्स हो जाएगी। जो टाइटल्स हैं लाइक द एम्परर ऑफ इंडिया एंड द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, ये सारा हट जाएगा। गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो हट जाएगा। जो अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोविज़न इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में रखी गई। एंड आगे मैं और भी चैप्टर्स के इसी तरीके से हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड।